नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन 16 फरवरी 2025 को अजमेर में बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। आज इसी संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित कर किन्नर सलोनी बाई ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिवसीय चलने वाले इस समारोह के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन में समाज के लिए अनेक फैसले लिए जाएंगे और समाज को और आगे बढ़ाने के लिए भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। हमारा पहले तो सब मीडिया कर्मियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोग आए हो हमारी बात सुनने के लिए, और हमारे शहरवासी जो हमारे अजमेर के शहरवासी हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि हम एक बहुत बड़ा महाकिन्नर सम्मेलन करना चाह रहे हैं अजमेर के अंदर, जिसकी डेट हमको हमारे समाज के जो जितने बड़े पंच होते हैं राजस्थान के, उन्होंने सारों ने मिलके एक डेट फिक्स करी है 16 फरवरी। तो 15 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक हमारा आगमन होगा, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के किन्नर आएंगे। जो गद्दी नशीन किन्नर हैं पूरे हिंदुस्तान के किन्नर उसमें शामिल होंगे। ये करीबन हमारा प्रोग्राम चलेगा 10 दिन, 16 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये हमारा प्रोग्राम चलेगा 10 दिन। और ये प्रोग्राम हो रहा है हमारे वैशाली नगर द टनल पॉइंट स्कूल पेट्रोल पंप के पीछे। तो ये हमारा 10 दिन का एक महा किन्नर सम्मेलन होने वाला है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा किन्नर सम्मेलन है ये अब तक का। इसमें क्या क्या डिस्कशन होगा सम्मेलन में, क्या किस वजह से कर रहे हैं आप सम्मेलन? हम लोग ये सम्मेलन करते हैं, हमारे गुरु जो दाद गुरु होते हैं उनकी याद में हम ये सम्मेलन करते हैं। और इस सम्मेलन का उद्देश्य मेन ये होता है कि हमारे जो गुरु थी अनीता बाई, जिनकी डेथ हुई आज 12 साल हो गए हैं, 12-13 साल हो गए, उनकी याद के अंदर हम ये सम्मेलन करना चाह रहे हैं। और उद्देश्य ये होता है, इसमें ये होता है कि हमारे समाज के जितने भी बड़े बड़े किन्नर समाज के जो मुखिया पंच हैं वो सारे आएंगे, समाज की उन्नति के लिए, समाज का उद्यान के लिए, समाज के कायदे कानून बनाएंगे, फैसले होंगे, उसमें अच्छे अच्छे फैसले होते हैं, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज में कैसे कार्य करना है, ये सारे हमारे जितने भी पंच होंगे वो मिलकर फैसले लेंगे। अभी किस फैसले की वो कर रहे हैं? अभी हम लोग ये फैसला कर रहे हैं, जो हमारे अजमेर में जो गद्दी है जिसको हमारे गुरुजी को खत्म हुए हुए, जिनका स्वर्गवास हुए हुए 12 साल हो गए, उस गद्दी पे वैसे तो मैं विराजमान हूँ, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान का पंच आके और मुझे गद्दी पे गद्दी नशीन करेगा सलोनी बाई को। अच्छा, तकरीबन कितने किन्नर इस सम्मेलन में भाग लेंगे? इसमें 4 से 5, 5:30, 4:30 तक तो किन्नर आएंगे। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके? इसमें 10 दिनों में क्या क्या रहने वाला है? इसमें हमारा 16 तारीख को आगमन रहेगा, 17 तारीख को एक हमारे जिससे किन्नर समाज सारे एकत्रित हो जाएगा 16 तारीख से। तो 17 तारीख को हमारी खिचड़ी तोलने की रस्म होती है, जो दोपहरी में 3 बजे होगी। जो उसको खिचड़ी तोलेंगे, उससे खिचड़ी तोलने का हमारा पहला खाना होता है, फर्स्ट खाना होता है खिचड़ी। 7 खाने होते हैं हमारे, 7 खाने अच्छे पक्के खाने होते हैं, जिसमें पहला खाना होता है खिचड़ी, जिसकी तुलाई की रस्म पूरी विधि विधान से होती है। सारे किन्नर समाज जितने भी आए होंगे सारे पंच बैठेगा, पंच बैठ के फिर वो खिचड़ी तुलाई करेगा, उसमें हमको गद्दी नशीन करेगा। कि खिचड़ी तुलाई अनीता गुरु की हुई है, उसके शिष्य है जो आज से सलोनी बाई पूरे अजमेर जिले की अजमेर की गद्दी नशीन है। अच्छा, इसके बाद क्या रहने वाला? कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी कुछ ऐसा होंगे क्या आपके? फिर 16 तारीख का तो 17 तारीख का तो हमारा ये प्रोग्राम हो गया। 18 तारीख को हमारा प्रोग्राम होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, जिसमें हमने कलाकार बुलाए हैं और अच्छा सा प्रोग्राम होगा। जो बाहर से मेहमान आए हुए हैं उनका हम स्वागत करेंगे, और जो भी करना होगा हमारे को स्वागत करेंगे, सबको मान सम्मान दिया जाएगा। और 19 तारीख को हमारे भात रस्म होती है, जिसमें हमारे किन्नर समाज जो होते हैं आपस में रिश्ते बनाते हैं। जैसे बहन बनती है, किसी को हम माँ बनाते हैं, वो रिश्ते होते हैं। जो फिर हमारा 19 को और 20 को वो प्रोग्राम 2 दिन हमारे भात मायरा जो होता है वो चलेगा। 21 फरवरी को हमारा एक जुलूस निकलेगा, जिसको हम शोभा यात्रा बोलते हैं। वो वैशाली नगर से लेके निकलेगा, वैशाली से नगर से लेके स्कूल से चौपाटी तक आएगा। चौपाटी से बजरंगगढ़ चौराया जो माताजी का मंदिर है, उसमें हम छतर चढ़वाएंगे, पूजा करवाएंगे, विधि विधान से सारा काम करवाएंगे। उसके बाद पटेल जेलन होते हुए पटेल मैदान से नया बाजार होते हुए, नशिया होते हुए, पुष्कर होते हुए सीधे वापस अपनी स्कूल पे अपनी ठीक वहाँ जाएगा मंडप पे। अच्छा, इन पूरे 10 दिनों में मुख्य कार्यक्रम क्या रहने वाला है? जैसे शोभा यात्रा, खिचड़ी रस्म या मायरा वगैरह जो है, उनमें मुख्य कार्यक्रम क्या रहने वाला है? मुख्य कार्यक्रम एक दिन 15 तारीख को हमारा हवन होगा। मुख्य कार्यक्रम तो यही है, जिसमें हमारे को सारा पूरे हिंदुस्तान का मिलके पंच गद्दी नशीन करेगा। ये एक मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि इतने साल से हमारी गुरु ने गद्दी संभाली थी, उनका स्वर्गवास हो गया। गद्दी पे मेरे जो विराजमान किया गया, चावलों के भी 1 साल पहले हमने चावलों की रस्म करी, उसमें मुझे गद्दी नशीन मारवाड़ के पंच ने कर दिया। लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान का पंच आएगा, उनको सबको लगेगा कि सलोनी योग्यता है,
2 साल 5 साल से संभाल रही है शहर को, अच्छा शहर में इनका रेस्पॉन्स है, तो सारा समाज मिलके हमको गद्दी नशीन करेगा। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उच्च तकनीक वाली VATS चेस्ट सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है। इस अत्याधुनिक तकनीक से छाती के जटिल ऑपरेशन अब संभव हो पा रहे हैं, जिसे सफलतापूर्वक डॉक्टर अनिल के शर्मा ने किया। हाल ही में उन्होंने 3 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया और अजमेर, जयपुर SMS, JK लॉन्च जैसे अन्य अस्पतालों को इसका प्रदर्शन करके भी दिखाया। हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नए नए नित्य आयाम किए जा रहे हैं और यहाँ जो जिस सर्जरी की हम बात करने जा रहे हैं, ये सर्जरी अजमेर में ही सबसे ज़्यादा की जाती है मेडिकल कॉलेज में देखे जाए तो। एक एम्स जोधपुर है जहाँ पर थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरियाँ होती हैं और एक अपने अजमेर राजस्थान में ज़्यादातर सर्जरी रेगुलरली बेसिस पे किया जाता है। इसके लिए हमारे सर्जिकल विभाग, जिसके विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार बुनकर है और उनकी टीम है। टीम में डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जो काफ़ी लेप्रोस्कोपी सर्जरियाँ करते आए हैं। थोरेको लेप्रोस्कोपी कोविड काल से ही उन्होंने चालू की और अभी काफ़ी सारी मरीजों को कर दी गई है। उसके चलते इन्होंने बहुत मरीजों को बचाया है, सक्षम और सफल सर्जरियां की है, जिसका परिणाम है कि सारे मरीज स्वस्थ होकर आज शहर में और गांव में घूम रहे हैं। आज जो हम 3 केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको कि रिसेंटली इन्होंने ऑपरेट किया है। एक तो आहार नली में कैंसर था, उसको ऑपरेट किया। एक फेफड़े में मवाद भर दिया गया और जो पेशेंट दर दर भटक रहा था, जयपुर गया, बहुत दिन भर्ती भी रहा। फिर आने के बाद CT सर्जन से कांटेक्ट किया, TB चेस्ट वालों से संपर्क किया, फिर भी उसका इलाज संभव नहीं हुआ। फिर बाद में जब इनके पास पहुंचा तो इन्होंने विस्तृत इसकी जानकारी ली, उसका डायग्नोसिस बनाया, फिर थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा उसकी सारी मवाद निकाली। आज बच्चा वो मरीज बिल्कुल स्वस्थ है और ऐसे ही इन्होंने एक आहार नली का भी थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके आज नया आयाम ज्ञापित किया। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू में बहुत सारे ऐसी जटिल सर्जरियां होती जा रही हैं, जिससे कि हमें गर्व होता है कि अजमेर में सब संभव है। बस हमें जो सर्जन यहाँ पर है, एनेस्थीसिया की हमारी टीम है, डॉक्टर वीना माथुर मैडम, वीना पटोदी मैडम, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, हमारे उप अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव, अरविंद खरे जी, हमारे पूरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं सब इस भरसक प्रयास में लगे हैं कैसे मरीजों का हित करें और उनको स्वस्थ करके घर पहुंचाएं। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी से कहूँगा कि अपनी जो भी विस्तृत जानकारी है आपके समक्ष रखें। मेरे में काफ़ी समय से हो रही है। इनफैक्ट अपन राजस्थान में पहले नंबर के मेडिकल कॉलेज थे जहाँ पे स्टार्ट हुई थी, जो 1995-96 के आसपास। उसके बाद में धीरे धीरे बड़े लोगों के आशीर्वाद से हम लोग इसको धीरे धीरे आगे जटिल सर्जरी में इसको उपयोग में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ साथ जब छाती में यूजुअली जो सारी बीमारियां होती है उसके लिए यूजुअली छाती में चीरा लगा के, रिब्स के बीच में चीरा लगा के उसके थ्रू उसका ऑपरेशन किया जाता था। हम छाती में कैंसर की नली का जो हमारे पेट से ही संबंधित होती है, तो उसको हम थोरेको लेप्रोस्कोपिक मानते हैं। और छाती की जो प्रॉपर सर्जरी होती है, जो चेस्ट सर्जरी है या थोरेसिक सर्जरी है, वो थोरेकोस्कोपिक सर्जरी में आती है। तो खाने की नली की सर्जरीज हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। पहली बार हमने कोविड के जस्ट पहले हमने खाने की नली की कैंसर की सर्जरी करी थी। उसके बाद में कम से कम 20 से 30 सर्जरी खाने की नली की हम लोग कर चुके हैं। खाने की नली के साथ में अब रिसेंटली जो अभी आज जिन केसेस की बात हो रही है वो है चेस्ट सर्जरी के से रिलेटेड है, जिसमें आपके छाती में एक पेशेंट है जिसके छाती में मवाद पड़ गया था, बच्चा है जिसमें, और दूसरा पेशेंट है जिसमें TB का ट्रीटमेंट 2-3 बार लेने के बावजूद भी उनका TB का इलाज नहीं हो पाया और उसमें छाती में पानी जम गया और छाती में फेफड़ा उनका कोलैप्स कर गया था। जो पहला बच्चा है वो अब करीबन 15 दिन तक JK लॉन्च हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। JK लॉन्च हॉस्पिटल में जब डायग्नोसिस हुआ कि उनके फेफड़े में मवाद है, तो उन्होंने उसको सर्जरी डिपार्टमेंट में भेजा। वहाँ पे छाती की जो चेस्ट सर्जरी है, CT सर्जरी है, CT सर्जरी ने उनको छोटा बच्चा है कहकर वापस भेज दिया था। तो उन्होंने वहीं पे पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाया। पीडियाट्रिक सर्जन ने कहा कि छाती के मवाद को हम नहीं निकाल पा सकते हैं, इसलिए वापस वहाँ जाएँ। तो जब 2-3 बार पेशेंट काफ़ी बार घूमा तो वो काफ़ी परेशान हो गया। फिर ये मेरे अंकल है, उनके यहाँ वर्कर कभी रहा हुआ था, तो उनसे संपर्क किया उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक बच्चा है, उसकी हेल्प करनी है। उन्होंने कहा आप भेज दीजिए हमारे पास डिपार्टमेंट है अच्छा सारे, हम उसकी हेल्प करा देंगे। आए, इनको हमने बच्चे के डिपार्टमेंट में भर्ती करवाया, जहाँ पे वापस जब पूरा हमने जांच करी, उन्होंने बच्चों के जो डॉक्टर JP नारायण उनके अंडर में एडमिट हुआ था, रात को 12 बजे आया था। तो 12 बजे आने के बाद उन्होंने तुरंत उसको एडमिट कर लिया, उसकी जाँच करी। अगले दिन जब उनको देखा उन्होंने कि ये फेफड़े में मवाद है, उसकी वजह से फेफड़ा पूरा कोलैप्स कर चुका है और अब ये नॉर्मल दवाई से और सिंपल ट्यूब जो हम चेस्ट में डालते हैं उससे ये नहीं फूल सकता है।
तो उन्होंने छाती की सर्जरी का जो सिटी डिपार्टमेंट है हमारे, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि छाती चीर के हमें और उसमें सारी मवाद निकालनी पड़ेगी और फेफड़े के ऊपर जो मोटी परत जम गई है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो उसी के लिए वापस जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा काफ़ी बच्चा छोटा और छाती चीरना काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, जिसकी बाद में रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमने इनका हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र लेके और सर से उनसे उपकरण मांगे। इन्होंने हमें सारे आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए। मैडम से डिस्कस किया, मैडम ने कहा नहीं, बच्चे की सर्जरी जो है उसमें हम पूरा सही करेंगे। मैडम ने उन्होंने लोगों ने बच्चों का पूरा इवोल्यूशन करके कि हाँ इसको एनेस्थीसिया दे सकते हैं, क्योंकि एक ही लंग के ऊपर सांस ले रहा है बच्चा, दूसरा लंग उनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। उसके पश्चात मैडम ने उन्होंने टीम ने पूरा उसको जब एनेस्थीसिया के लिए यहाँ भर दी, तो हमने उसको छाती की दूरबीन सर्जरी के लिए, जिसमें हम की छाती में चीरा नहीं लगा के हम सिर्फ छेद करते हैं, वो छेद जो जिसमें पहले से ट्यूब डली हुई है मवाद निकालने के लिए, उसी ट्यूब के रास्ते से हम अपनी दूरबीन डालते हैं। उस दूरबीन डाल के छाती के अंदर जितने भी सारे अंग है, जिसमें फेफड़ा है, प्लूरा है, थाइमस ग्रंथि होती है, हार्ट का पार्ट होता है, ये सारे हम देख सकते हैं। उसके ऊपर जो फेफड़े के ऊपर पूरी मवाद और उसकी परत जमी हुई थी, उसमें 2 छोटे और छेद करके उसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट चले जाते हैं। उसको पूरी जो परत थी उसको पूरी को परत को उतार दिया और बच्चे का फेफड़ा, लेकिन क्योंकि इतने लंबे समय से वो काफ़ी कोलेप्स रहता है, तो उस कोलेप्स की वजह से उसमें वापस फूलने की क्षमता कम होती है। लेकिन बच्चे के परिजनों ने भी अच्छा सहयोग किया और उन्होंने अच्छी एक्सरसाइज कराई। तो पहले और बाद में जो एक्सरसाइज होती है छाती की, वो काफ़ी सहयोग करती है। उसके बाद में फेफड़ा उनका मरीज़ का फूल गया और आज बच्चा अभी सामने आपके बैठा है, वो भी आपको दिख जाएगा, पूरी तरह स्वस्थ है। दूसरा मरीज जो था उसमें टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा था, करीबन 2 से 3 साल से टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसमें 2 बार वो टीबी का ट्रीटमेंट ले चुके थे, लेकिन उसके बावजूद टीबी सही नहीं हो रही थी और बीच में सही हुए थोड़े दिन वापस हो जाती थी। तो जब टीबी चेस्ट वाले स्पेशलिस्ट हमारे उन्होंने देखा, डॉक्टर नीरज गुप्ता और डॉक्टर मुकेश ने देखा, तो उन्होंने देखा कि पेट में छाती में उनके पानी भर गया और एक साइड से फेफड़ा पिचक गया और दूसरा उनकी राइट साइड में रिब के नीचे भी इन्फेक्शन हो गया टीबी का। तो उन्होंने हमारे पास भेजा उसको कि आप थोरकोस्कोपी से कर रहे हो, तो इनका भी थोरकोस्कोपी से एक बार ट्राई करो आप, क्योंकि उन्होंने ट्यूब डाल के पहले ट्राई कर चुके थे, बट ट्यूब डाल के वो आधा ही फूला, फेफड़ा पूरा नहीं फूला। तो इनको भी मैडम को दिखा के हमने एनेस्थीसिया के लिए पूरा फिटनेस मांगी। मैडम ने सारा सहयोग करके उनको आगे एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने में, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक ही लंग से सांस ले सकते हैं और दूसरा मरीज़ को पहले से 2 बार टीबी हो रखी है, तो उसको काफ़ी फेफड़े काफ़ी कमज़ोर होते हैं। और ऊपर से हम जब ये सर्जरी करते हैं तो उसमें जो गैस जाती है हमारी, वो गैस भी उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालती है, जिसकी सारी जिम्मेदारी और जिसकी सारा मैनेजमेंट एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट करता है। और उसमें एक लंग को फुलाना और एक लंग को कोलैप्स करना, ये टेक्निक होती है मैडम की, डबल DLT नाम से एक टेक्निक होती है, जिसके सारे उन्होंने उसको एनेस्थीसिया देते हैं। और वो मरीज़ भी अब पूरी एक्सरसाइज करके अब धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ है। दूसरी जो रिब की सर्जरी हुई इनकी, उसमें भी पूरी तरह से स्वस्थ है। खाने के नली की जो कैंसर है वो हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। वो सारे मरीज जितने भी है, अभी पहले हम सारी छाती चीर के और पेट चीर के ही करते थे, अभी वो सारे ऑपरेशन हम कर रहे हैं। आज उसके बारे में विस्तार से नहीं बता रहे, क्योंकि सारी जो बात है वो सारी छाती की सर्जरी ही चल रही है। और खाने की नली है उसमें हम नियमित रूप से, सिर्फ राजस्थान में एकमात्र मेडिकल कॉलेज है हमारा जिसमें छाती की सर्जरी की, जो खाने की नली की सर्जरी दूरबीन द्वारा की जा रही है। और थोरकोस्कोपी सर्जरी जो है सिर्फ एम जोधपुर है जहाँ पे रेगुलर हो रही है। इसके अलावा किसी भी मेडिकल कॉलेज में, राज्य सरकार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, पहला मेडिकल कॉलेज है अजमेर जहाँ पे नियमित रूप से छाती की सर्जरी की दूरबीन से सुविधा मिल रही है। थोरकोस्कोपी करते हैं तो उस टाइम एक फेफड़ा जो होता है वो तो पिचका हुआ ही होता है, तो हमें सिर्फ एक फेफड़े के सहारे ही मरीज का ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन करना होता है। मरीज का जो है वो हार्ट बीट वगैरह जो भी है वो भी हमें उस टाइम जो इरेगुलर हो जाती है उसको भी मेंटेन करना होता है। BP है वो भी मेंटेन करना होता है। तो हमारे पास जो है आजकल एडवांस वर्क स्टेशन है, जिससे कि हम मरीज की पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। पूरे टाइम जो है मरीज को एनेस्थेटिस्ट वहीं खड़ा रह के मॉनिटर करता है, कितना फ्लूइड देना है, कितना टेम्परेचर रखना है मरीज का, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और इस टाइम जो मरीज को जो है पेन वगैरह के लिए भी जो है आजकल हमारे पास में हाई लेवल के एनाल्जेसिक है, जैसे फेंटेनिल वगैरह हैं और कुछ ब्लॉक्स हैं, वो भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसके लिए हम जो है टेक्निक जो यूज करते हैं उसको कहते हैं 1 लंग एनेस्थीसिया थोरकोस्कोपी में, डबल लूमेन ट्यूब काम में लेके और एक फेफड़े के सहारे ही एनेस्थीसिया दिया जाता है। यूजुअली तो जो हम सर्जरी करवाते हैं उसमें दोनों फेफड़ों के सहारे एनेस्थीसिया दिया जाता है, पर इसमें एक ही फेफड़े के सहारे एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ये इन सर्जरीज को काफ़ी मॉनिटर करना पड़ता है, एनेस्थीसिया भी बहुत चैलेंजिंग होता है। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने महिला की चेन तोड़ने के प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में राजवीर उर्फ मनीष और आजाद शामिल हैं, जो नशे के लिए वारदातें करते थे। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह घर के बाहर बैठी थी, तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उसकी चेन तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया,
जो इससे पहले भी रामगंज, कोतवाली और हरिभाऊ उपाध्याय नगर में वारदातों को अंजाम दे चुके थे। दिनांक 27/1/2025 को परिवादिया श्रीमती हेमा नागदेव, वाइफ ऑफ अर्जुन दास, निवासी अभियंता नगर, चोरचवास रोड ने थाने पे उपस्थित होकर एक परिवाद पेश किया, जिसमें बताया कि मैं दिनांक 25/1/2025 को मेरे घर के बाहर धूप में कुर्सी पे बैठी थी। उसी समय 2 बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति आए और मेरे गले के नुक्कड़ पे जाके और मेरी चेन को उन लोगों ने देख लिया, जिस पर वो लोग वापस मुड़ के आए और मेरे गले में झपट्टा मारा। झपट्टा मारती चेन टूट गई, लेकिन चेन को मैंने मेरा हाथों से कस के पकड़ लिया, इसलिए चेन व लॉकेट मुझे वहीं उनके हाथों में रह गया। तो चेन नहीं गई, लॉकेट भी वहीं मिल गया और अज्ञात चोर थे, वो महिला के चिल्लाने से वो लोग वहाँ से भाग गए, जिस पर उसी दिन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत ही नाकाबंदी करवाई गई। दौरान नाकाबंदी एक आरोपी को पुलिस थाना हरिभाऊ द्वारा दिनांक 25/1/25 को शाम के समय गिरफ्तार किया गया, जिसको अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय से प्रोटेक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा जो मैन चालक था जो बाइक पे, वो आरोपी 2-3 दिन से उदयपुर जाने की फिराक में था, जिसको काफ़ी सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमारे थाने के हेड कांस्टेबल नंद किशोर जी की अहम भूमिका रही, जिसमें उनके द्वारा मुखबिर व तकनीकी सहायता से उसको कल शाम को खानपुरा गांव से दर्द पहुंचा। तो ये कौन है दोनों? और ये दोनों चाचा ताऊ के भाई हैं और दोनों पहले ही कोतवाली, रामगंज, हरिभाऊ व किशनगंज में कई वारदातें कर चुके हैं। राजवीर उर्फ मनीष व आज़ाद सनोफ सरजीत ये बंजारे हैं। ये महंगा नशा करते हैं, उसको शौक पूरा करने के लिए ये वारदात अंजाम देते हैं। वो गैंग है या दो ही है और भी? ये अभी फिलहाल हमारे अनुसंधान में 2 ही आए हैं जिन्होंने काफ़ी वारदातें की है, बाकी और गहनता से अनुसंधान जारी है। अर्जुन राम क्षेत्र में भी कोई और वारदात की है? और नहीं की है, अभी फिलहाल जांच जारी है, बाकी अनुसंधान से स्पष्ट होगा। अगर ऐसा भी सामने आएगा तो अनुसंधान से स्पष्ट होगा। आपका परिचय? अर्जुन राम, हेड कांस्टेबल 08 पुलिस थाना किशनगंज, जिला अजमेर। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के शिशु सर्जरी विभाग ने 25 जनवरी को 5 वर्षीय बच्चे का सफल ऑपरेशन किया। बच्चे को गोली लगने के बाद गंभीर हालत में लाया गया था। सर्जरी टीम ने 3-4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद गोली को निकालकर रक्त स्राव को रोका। ऑपरेशन सफल रहा और बच्चे की हालत अभी स्थिर है। यह सर्जरी अजमेर के चिकित्सा इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। एक्चुअली 2 बातें हैं। एक तो ये कि बच्चा जो है वो गोली लग के आया है और छाती से होते हुए पेट में गई है। मतलब क्या क्या ऑर्गन्स डैमेज करें हैं वो तुरंत से अपन पता नहीं लगा सकते। ऐसी कंडीशन में या तो अपन कोई मेजर बड़े टेस्ट करें, CT स्कैन करवाएं, उन सब में काफ़ी समय लगता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन को निर्णय तुरंत लेना होता है, क्योंकि CT स्कैन में ले गए तो बच्चा फर्दर उसका हालात सीरियस हो सकता है। तो काफ़ी रिस्क लेते हुए, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हमें ऑपरेट करना पड़ता है कि अंदर क्या मिलेगा पता नहीं है, पर जो भी उससे डील करना है। तो ज़रूरत थी ये तो पता चल गया था, क्योंकि छाती से पेट में गई थी और पेट में आंत फटी हुई है ये पता चल रहा था, इतना पता चल रहा था। इसके अलावा क्या अंग डैमेज है वो कुछ जानकारी नहीं थी। तो पेट जब खोल करके हम लोग को फिर लेप्रोटमी जिसको बोलते हैं वो करा, तो इनिशियल एक्चुअली में हमको जो गोली जहाँ से चली है उससे अंदाज़ लगा करके जहाँ पर हमें मिल जाएगी उस पूरे हिस्से को हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि डैमेज कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके बच्चे के हमारे को इनिशियली जहाँ से चली है वो हिस्सा पता चला, लिवर से होती हुई आई वो देखा। फिर ढूंढते इसकी जो गोली है उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हुआ। जैसे एब्डोमेन, पेट खोलते ही गोली नहीं मिली उसकी, उसका लोकेशन समझ नहीं आ रहा था। तो उस समय सियाम के अंदर हम लोग देखते हैं, OT के अंदर ही सियाम होता है, एक तरह का एक्सरे मशीन है, जो मोबाइल एक्सरे मशीन है जो OT में काम आती है। उससे ट्रेस किया कि गोली कहाँ है। उसमें भी ऐसे अंदाज से तुरंत नहीं पता चलता, अपन को कुछ उसमें मार्कर्स लगाने पड़ते हैं कि जैसे कुछ अपन ने इंस्ट्रूमेंट रखा वो कहाँ दिख रहा है, बच्चे का वर्टेब्रा किधर है, गोली वर्टेब्रा के पीछे है कि आगे है, राइट में है कि लेफ्ट में है। इस तरह से अंदाज़ लगा करके फिर अंदाज़ लगाया गया कि किस ऑर्गन के पीछे हो सकती है, क्योंकि ऊपरी तौर पर नहीं दिख रही थी। तो फिर ढूंढना पड़ा, जैसे किडनी है वो पीछे का ऑर्गन है, पैनक्रिया जो है वो पीछे का ऑर्गन है। इसी तरह जो डुओडेनम है ये पीछे का हिस्सा होता है, मतलब ऊपर की सब आंतें हटाकर फिर पीछे से सभी हिस्सों को उठाते हुए फिर हम नीचे कहीं जा कर के इस गोली को पा पाए, जो बहुत रेयरेस्ट एरिया है जहाँ पर गोली जा कर के टिक सकती है। तो वो पूरा डुओडेनम के चौथे हिस्से में हमें जाके मिली, उसको निकाला। वहाँ पे तो डैमेज था ही सही, अभी उसको उल्टा ट्रेस करते हैं
कि वहाँ से जहाँ से चली है और जहाँ आई है उसके बीच में जितने भी हैं उनको पूरा प्रॉपरली माइन्यूटली चेक करना पड़ता है कि वहाँ क्या क्या डैमेज हुआ होगा। फिर वो डिओडम के इंटीरियर हिस्से को भी देखा कि कहीं वहाँ पे कहीं कोई डैमेज ना हो, वहाँ से होती हुई आई हो तो, या हो सकता है पैनक्रिया उसके बिल्कुल पास में उसमें से होती हुई आई हो, कुछ बोल नहीं सकते ना। तो पैनक्रियास प्रॉपर चेक करके डिओडम का आगे का हिस्सा पूरा चेक किया, तो आगे की वॉल में भी क्षतिग्रस्त था, फिर वो भी रिपेयर किया अपन ने। फिर उसको फर्दर पीछे ट्रेस किया, तो फिर गॉल ब्लैडर वाला हिस्सा चेक किया अपन ने, लिवर पूरा चेक किया। गॉल ब्लैडर में भी छेद था आगे पीछे दोनों तरफ और बुरी तरह डैमेज था गॉल ब्लैडर, तो उसको हटाया। फिर लिवर के नीचे जो डैमेज था जहाँ से खून बह रहा था उसको चेक करके वहाँ पे हमें ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप करनी पड़ती है, स्पेशल कॉटरीज यूज़ होती है, उससे स्टॉप करना पड़ता है। कुछ चीज़ें लगाते हैं कि ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो जाए बच्चे की। फिर वो थोड़ी देर रुक कर देखना पड़ता है, पूरा चेक करा पूरा अच्छी तरह से। इस तरह से उसको पूरा अपन को 100% होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बच्चा दूसरा चांस नहीं देगा अपन को। तो वो सब चीज़ें रिपेयर करके जो रिक्वायर्ड था सब करके फिर आईसीयू में शिफ्ट किया बच्चे को। अभी स्टेबल है बच्चा। ये फायर कैसे होना बताया परिजनों? दादा काफ़ी एजड हैं, तो वो कुत्तों की साउंड से गुस्सा हो रहे थे, तो वो एयरगन लेकर के आए, उन्होंने कुत्तों पे फायर किया और वो रिवर्ट होकर के गोली बच्चे को लग गई। मतलब किसी पत्थर से टकरा के रिवर्ट होके आई और बच्चे को लग गई। एक्सीडेंटल था। क्या एज है मैम बच्ची की? बच्ची की 4.5-5 साल करीब का बच्चा है। कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस पूरे ऑपरेशन में? काफ़ी इसमें हम लोग को, बिकॉज एक तो इमीडिएट हम लोगों को डिसीजंस लेने पड़े कि जैसे बच्चा आया अभी लो है, सीरियस है। फिर ये मेजर रिस्क ये होता है कि आप बिना प्रॉपर जानकारी के अंदर क्या क्या डैमेज है अंदर जाओ है। तो ये एक तरह का पूरा ये ऐसे शेर की मान में जाने जैसा है कि जो होगा वो अंदर से डील करना पड़ेगा। तो मगर उसके अलावा रास्ता नहीं था, तो वो एक स्ट्रगल था। दूसरा प्रॉब्लम आया इसकी गोली को लोकेट करने में, क्योंकि आराम से पेट में दिखी नहीं वो खुलते ही। जैसे पेट में लगी और ऐसे दिख जाती तो निकाल ली अपन ने, ऐसा नहीं था। वो इतने अंदरूनी अंग के अंदर थी कि उसको ढूंढने के लिए हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक बच्चे को गोली लग के यहाँ लेके आया गया था इमरजेंसी में। उस बच्चे को हमारे जो शिशु शल्य विभाग उनकी टीम ने देखा, जिसमें डॉक्टर गरिमा अरोड़ा और उनकी पूरी टीम ने उस बच्चे को भर्ती किया, निरीक्षण किया। पता लगा कि उस बच्चे के गोली लगी है छाती में, जिसकी वजह से पूरे फेफड़े में हवा भर गई थी और सांस लेने में बहुत कठिनाई थी। तुरंत उसको प्राथमिक उपचार देके स्थिर किया गया। स्थिर करने के बाद डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही तुरंत निश्चित निर्णय किया कि इसका ऑपरेशन होना अत्यंत आवश्यक है ताकि जान बचाई जा सके। उन्होंने हमारे से तुरंत पूछा, सर क्या करा जाए? मैंने कहा टीम को तैयार करो, एनएससीजा टीम को बुलाएं। खरे साहब को तुरंत इन्फॉर्म किया गया, तो उन्होंने पूरी टीम का गठन करके हमारी जो टीम है शिशु शल्य विभाग, एनेस्थीसिया विभाग, दोनों टीम तैयार हो गई और उस बच्चे के लिए तुरंत ऑपरेशन किया गया। बच्चे की छाती में ट्यूब डाल के हवा निकाली गई। बुलेट कहाँ फंसी थी उसके लिए बड़ी दुविधा में थे, तो सीआम की सुविधा के अनुसार उन्होंने बुलेट को ट्रेस किया और उस गोली को निकाला। आज बच्चा बड़ा स्वस्थ स्थिर है और बच्चा अभी बिल्कुल सुरक्षित हालत में है। इसके लिए हमारी शिशु शल्य विभाग की जो टीम है वो बधाई के पात्र है। पूरी जेएलएन की टीम बधाई के पात्र है। एनेस्थीसिया की पूरा विभाग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ऐसी जटिल सर्जरी हमारे यहाँ पर निरंतर होती आ रही है और होती आएगी। ये जो हमारा पीडियाट्रिक सर्जिकल विभाग है, इसके लिए बड़ी सराहनीय काम किया है। इसके लिए राजस्थान में इनके लिए बहुत ही गर्व की बात है हमें कि इस तरह की सर्जरी अब यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में होने लगी है और सारे सुरक्षित निकलते हैं। धन्यवाद। राजस्व गांव मोतीपुरा के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत माइला में ही रहने की मांग को लेकर एडवोकेट हबीब खान चीता के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत और ग्रामीण ने एसडीएम कुलदीप सिंह को बताया कि मोतीपुरा से देवमगरी तक 8 किलोमीटर दूर दुर्गम रास्ता है, जिससे ग्रामीणों को समस्याएं आ सकती है। उन्होंने कहा कि माइला पंचायत से महज 2-2.5 किलोमीटर की दूरी होने के कारण वहां जाना सरल है। अगर मोतीपुरा को अन्य पंचायत से जोड़ा गया तो ग्रामीणों को भारी परेशानी होगी। सर आज एसडीएम मोदी साहब के पास पहुंचे हैं। ग्राम पंचायत माइला से राजस्व ग्राम मोतीपुरा में आता है हमारा, जो लगभग परिधि क्षेत्र से 2.5 किलोमीटर रेंज है हमारी। और अब ये जो अभी हमने सुना है कि हमारे गाँव को हटाकर यहाँ से अन्य पंचायत में जोड़ा जा रहा है, तो हमारी मांग है, सब पूरा ग्रामीण निवासी आए हुए हैं, तो हमारी ये मांग है कि हमारी ग्राम पंचायत माइला में हमारे गाँव राजस्व मोतीपुरा को रखा जाए।
ये हमारा निवेदन करना है श्रीमान जी एसडी महोदय से। पुष्कर में माघ मास की मौनी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान कर पुण्य कमाया। ब्रह्म मुहूर्त से स्नान शुरू हुआ, लेकिन सुबह सर्दी के कारण श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। 9 बजे बाद श्रद्धालुओं का रेलाव मरने लगा। दिन भर प्रमुख घाटों पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए और वहीं पुरुष अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करते हुए नजर आए। आज मौनी अमावस है और अभी वर्तमान में प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व चल रहा है और मौनी अमावस का विशेष स्थान कुंभ के साथ साथ तीर्थगुरु पुष्कराज में भी होता है। पुष्कराज का मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। जिस प्रकार जो लोग कुंभ में स्नान नहीं कर पाते हैं, कुंभ में नहीं जा पाते हैं, वो आकर अगर पुष्कराज का स्नान करें तो उनको कुंभ स्नान का फल मिलता है। क्या विशेष रहता है आज के दिन में? आज अपने मौनी अमावस के दिन पितरों की अमावस है, पितरों कार्य होता है। पितरों का पिंडदान, पितरों को तर्पण वगैरह पितरों के शांति के लिए यहाँ पुष्कराज का स्नान दर्शन पूजन करते हैं और पितरों की शांति के लिए पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं, उनकी पितरों की आत्मा की शांति के लिए। आपका नाम और पद? पंडित मधुसूदन पारा से पुष्कर। ब्रह्म सरोवर है, पुष्कराज गौ घाट। आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या से अधिकतर लोग प्रयाग कुंभ पे जा रहे हैं और मौनी अमावस्या के दिन सभी क्षेत्रीय तीर्थों पे स्नान करने के लिए यात्री आते हैं। मौनी अमावस ये आज ब्रह्म कुंड पे पुष्कराज में अपने पितरों का तर्पण करते हैं, मनोकामना करते हैं। पोस्ट में मानकलाल पारा पर। अजय मेरू लेडी सोशल सोसाइटी ने बुजुर्गों के मन की बात ALSS के साथ मुहिम की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ समय बिताना और उनकी यादें अनुभव साझा करना है। सोसाइटी की अध्यक्षा दिशा प्रकाश कृष्णानी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में बुजुर्गों से उनके बचपन के खेलों और यादों के बारे में पूछा गया और उन्हें चॉकलेट दी गई। यह पहल खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो अकेले रहते हैं या जिनके बच्चे दूर रहते हैं, ताकि वे अकेलापन महसूस न करें और खुश रहें। अजय मेरू लेडी सोशल सोसाइटी ने मंगलवार को दौलतबाग में एक नई और अनोखी मुहिम की शुरुआत की। बुजुर्गों के मन की बात ALSS के साथ नामक इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ समय बिताना और उनकी भावनाओं, यादों और अनुभवों को साझा करना है। सोसाइटी की अध्यक्ष दिशा प्रकाश कृष्णानी की अध्यक्षता में इस मुहिम की शुरुआत की गई, जिसमें कुसुम आर्य, नीरू जैन, रश्मि गर्ग, मोनिका चेनानी, रानी गोयल, मानसी तारवानी और कुलवंत कौर समेत अन्य सदस्य भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बुजुर्गों से बातचीत की गई और उनसे ये पूछा गया कि वे बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे और आज भी अपने पोते पोतियों के साथ वही खेल खेलने की कल्पना कैसी लगती है। सदस्यों ने बुजुर्गों से उनके मन की बात साझा की, उनसे उनकी पसंदीदा यादों और अनुभवों के बारे में पूछा। इसके साथ ही बुजुर्गों के साथ विभिन्न खेल खेले गए और उन्हें चॉकलेट्स दी गई। सोसाइटी की ये पहल खासकर उन बुजुर्गों के लिए है जो अकेले रहते हैं या जिनके बच्चे दूर रहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सोसाइटी ये प्रयास कर रही है कि बुजुर्गों को अकेलापन महसूस ना हो और वे खुशी के पल अपने साथी के साथ बिताएं। अजय मेरू लेडी सोशल सोसाइटी का मानना है कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यों से बुजुर्गों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है। सोसाइटी की यह इच्छा शक्ति है कि अधिक से अधिक बुजुर्ग इस मुहिम से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। आज अजमेर के भुनाबाई में चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी क्लिनिक पर छापा मारकर क्लिनिक को सीज कर दिया। CMHO ने जानकारी देते हुए बताया कि अमर विश्वास नामक व्यक्ति 12वीं पास होकर फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों को दवाइयां और ड्रिप लगा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्लिनिक पर छापा मारा और दवाइयां भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि फर्जी डॉक्टर के पास नकली डिग्री भी पाई गई। ये किसी द्वारा एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध रूप से क्लिनिक संचालित है, तो मैंने इसकी जानकारी लेना उचित समझा और यहाँ आने पे पता चला ना तो इसके शटर पे या कहीं पे भी बाहर डिस्प्ले है इसका लाइसेंस नंबर वगैरह, ना ही कोई नाम है, सिर्फ दवाखाना लिखा हुआ है और किसी भी प्रकार का इसके पास लाइसेंस नहीं है, ड्रग लाइसेंस या RMP सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं है। एकमात्र एक फूड लाइसेंस मिला, वो भी आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों के लिए मिला, जबकि यहाँ पे सिर्फ दवाइयाँ हैं और बहुत सारे एक्सपायरी डेट इंजेक्शन्स भी मिले हैं, नेबुलाइज़र भी है और उससे ये प्रतीत होता है कि क्लिनिक चला रहा है। यहाँ पे IV लाइन लगाने के लिए भी तैयारी कर रखी है और ये ड्रिप्स वगैरह भी मिली है हमें, तो इससे बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ये दवाखाना ये मतलब क्लिनिक चला रहे हैं जो भी है, तो इसलिए हमने अभी ये कार्रवाई की। मैडम कौन संचालित कर रहा था इस दुकान? क्या नाम? इनका नाम है समर विश्वास, बाकी जानकारी अभी हम लोग ले रहे हैं। कब से कर रहा था ये? काफ़ी समय से है ये यहाँ पे। ये खुद तो कह रहे हैं कि मैं 20 साल से हूँ, मैं 20 साल से कार्य कर रहा हूँ, बाकी अब कितना है वो तो आगे जांच में ही पता पड़ेगा। मैडम अब किस तरीके की कार्रवाई इस पे? जो भी नियम अनुसार हो रही है।
फूड एक्ट और ड्रग एक्ट दोनों में ही हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।